नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने सामाजिक समरसता को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम संस्कृति की अवधारणा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं संस्कृति से। संस्कृति किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो कि उस समाज को सोचने, विचारने, प्रेरणा देने एवं कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। इसके साथ ही जो संस्कृति शब्द है, इसको 3 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जो संस्कृति शब्द है वो है अंग्रेजी के कल्चर शब्द से लिया गया है, और जो कल्चर शब्द है वो है लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से लिया गया है। और यहाँ पर जो कल्ट शब्द है इसका अर्थ होता है परिष्कृत करना एवं जोतना हो जाएगा। अर्थात संस्कृति उन सामाजिक तत्वों का समग्र रूप होती है जो कि व्यक्ति को परिष्कृत करते हैं या सामाजिक रूप से सुधारते हैं या शुद्ध करते हैं। वहीं जो संस्कृति शब्द है वह संस्कृत शब्द से भी लिया गया है, और संस्कृत में भी संस्कृति का अर्थ होता है परिष्कृत करना, राइट। अर्थात संस्कृति में उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिष्कृत करते हैं या शुद्ध करते हैं, राइट। और वहीं संस्कृति जो शब्द है वो संस्कार से भी लिया गया है, और संस्कार का अर्थ भी क्या होता है? शुद्धिकरण या शुद्धि क्रिया होता है, राइट। अब हम यहाँ पर जो संस्कृति की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के बारे में देखेंगे, राइट। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये हो सकता है कि 3 नंबर में जो है हमें लिखने के काम आएंगी। तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति में हम इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है 5 नंबर में, या जब भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास में ये परिभाषाएं होनी ही चाहिए, राइट। तो हम एक एक करके इन परिभाषाओं का अर्थ क्या है और ये परिभाषाएं किसके द्वारा दी गई हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा, राइट। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को ही क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। अगला जो डेफिनेशन है वो है ई.बी. टाइवर की, जो कि बहुत अच्छी परिभाषा है। ई.बी. टाइवर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार विचार, विधि, रूढ़ि आदि ऐसी समस्त क्षमताओं एवं अभ्यासों का समावेश होता है जिन्हें मानव समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें ग्रहण करता है एवं सामाजिकता में परिष्कृत हो जाता है, राइट। फिर मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, राइट। तो संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है जो हमारे रहने, विचार करने, दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में होती है। तो यहाँ पर जो मैकाइवर एवं पेज है उनकी डेफिनेशन यहाँ पर अलग है। इनके अनुसार संस्कृति हमारी प्रकृति है या हमारी प्रकृति की क्या है? अभिव्यक्ति है, जो हमारे रहने, हमारे विचार करने, हमारे दैनिक कार्यों, हमारी कला, साहित्य, राइट, और मनोरंजन और आनंद में होती है। इसके साथ ही लुंडबर्ग ने यहाँ पर परिभाषित किया है, संस्कृति को उस व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत सामाजिक रूप में प्राप्त और भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित, ध्यान रखें यहाँ पर, राइट, सामाजिक रूप में प्राप्त एवं भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर दिए जाने वाले नियमों, विश्वासों, आचरणों तथा व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक एवं भौतिक तत्वों की सम्मिलित करते हैं, राइट। फिर राल्फ लिंटन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों, राइट, तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों एवं उनके परिणामों की वह व्यवस्था है जिसके निर्णायक तत्व विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा
प्रयुक्त एवं हस्तांतरित होते हैं। अर्थात हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति को कोई भी व्यक्ति जन्मजात सीखता नहीं है, बल्कि संस्कृति जो है वो व्यवहार के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से सीखी जाती है। तो राल्फ लिंटन की परिभाषा अनुसार जो संस्कृति है वो सीखे हुए व्यवहार एवं परिणामों की क्या होती है, व्यवस्था होती है। और इनके तत्वों को न केवल हम प्रयुक्त करते हैं बल्कि इनको हस्तांतरित भी करते हैं। अर्थात जो संस्कृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित होती है। अगला राल्फ पिडिंगटन हो जाएगा। तो राल्फ पिडिंगटन के अनुसार संस्कृति उन समस्त भौतिक एवं अभौतिक उपकरणों, राइट, और यहाँ पर आपको अंतर भी करते जाना है कि भौतिक एवं अभौतिक उपकरणों, क्योंकि आगे जाकर जब हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो अगर हम देखें तो जो भौतिक गुण है वही सभ्यता माने जाते हैं। तो सामाजिक तत्वों के जो भौतिक गुण हैं उनको सभ्यता, और जो अभौतिक उपकरण है उनको ही क्या माना जाता है, संस्कृति माना जाता है। तो राल्फ पिडिंगटन की परिभाषा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र भी आगे होगा। तो राल्फ पिडिंगटन के अनुसार संस्कृति उन समस्त भौतिक एवं अभौतिक उपकरणों का योग होता है जिसके द्वारा मानव अपनी जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। राइट, हावेल ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। हावेल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार, राइट, अर्थात व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर जो भी उसको प्राप्त होता है उसको वो सीखता जाता है, राइट, एवं प्रतिमानों की क्या है, समग्रता है, राइट, जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकीय विरासत का प्रतिफल नहीं होती है। अर्थात संस्कृति किसी भी व्यक्ति को जैविक रूप से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत होती है जो कि सीखे हुए व्यवहार एवं सीखे हुए प्रतिमानों की क्या है, समग्रता है। अर्थात संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, ना कि जैविक विरासत है, राइट, और ये समाज के सदस्यों की विशेषताओं का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ये जो परिभाषा है ये हावेल की परिभाषा है, राइट। यहाँ पर ये जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, आगे जाकर अगर हम संस्कृति की परिभाषा देखें तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये इतनी जो थी ये संस्कृति की क्या हो जाएंगी, परिभाषाएं हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से हो सकता है कि 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सके, राइट। तो अभी हमने संस्कृति की परिभाषा देखी है, अब हम संस्कृति की विशेषताएं देखेंगे। और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। फिर संस्कृति में सामाजिक गुण होते हैं, राइट। संस्कृति यहाँ पर आदर्शात्मक होती है, अर्थात समाज के जो अच्छे प्रतिमान होते हैं उनको ही संस्कृति के रूप में जाना जाता है, इसलिए संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति में अनुकूलन होता है, राइट, समय, क्षेत्र एवं भौगोलिकता के अनुसार संस्कृति अपने आप में अनुकूलन करती है। फिर संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की संपुष्टि होती है एवं भिन्न भिन्न क्या होती है, संस्कृति होती है। और इसके साथ ही संस्कृति क्या होती है, सीखा हुआ व्यवहार होती है, जिनको हम और भी अच्छे से समझते जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, राइट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हॉवेल की डेफिनेशन में कि संस्कृति जैविक विरासत नहीं है, अर्थात संस्कृति बच्चों को अपने माता पिता से व्यवहार में माता पिता से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि बच्चे का लालन पालन जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर या जिस परिवेश में किया जाएगा वहाँ की संस्कृति बच्चे को प्राप्त होगी। अर्थात संस्कृति जैविकीय विरासत से प्राप्त ना होकर सामाजिक विरासत से क्या होती है, प्राप्त होती है।
अर्थात बच्चे का पालन पोषण जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में किया जाएगा वहीं की संस्कृति उसे प्राप्त होगी, चाहे भले ही उसके जैविक माता पिता किसी भी अन्य क्षेत्र में रहते हों। राइट, जैसे अगर कोई किसी बच्चे का जन्म या कोई अमेरिकी नागरिक है, उसके बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन अगर वो 2 साल बाद भारत में रहने आता है और वह लंबे समय तक भारत में रहेगा तो उसको भारतीय संस्कृति जो है वो प्राप्त होगी, क्योंकि ये सामाजिक विरासत से प्राप्त होती है जहाँ पर व्यक्ति रहता है। राइट, तो जन्म लेने के पश्चात ही मानव जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है, अपने सामाजिक समूह में अपने अंतर संबंध स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप वह उस क्षेत्र की संस्कृति के अनुकूल व्यवहार करता है। राइट, और जो है संस्कृति एक सामाजिक परंपरा होती है, इसीलिए जो संस्कृति है वह सीखा हुआ व्यवहार है, अर्थात व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जिस भी परिवेश में रहता है वहाँ की संस्कृति को सीख लेता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है। राइट, अब देखिए जो भौतिक है या अभौतिक, सामाजिकता के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही तत्व जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। राइट, और इसके हस्तांतरण में भाषा है, धर्म है और प्रतीक है, इनका अधिक महत्व होता है। उदाहरण के स्वरूप जो वर्तमान समय में हम जो है साहित्य को पढ़ते हैं, राइट, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन को पढ़ते हैं, राइट, या विभिन्न प्रकार का जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं, और इन सब से हमें संस्कृति ही तो प्राप्त होती है। तो संस्कृति न केवल यहाँ पर अभौतिक माध्यम, राइट, जैसे अभौतिक माध्यम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कला, ज्ञान, साहित्य, दर्शन, परंपराएं एवं प्रथाएं, इनसे भी हस्तांतरित होती है। इसके साथ ही जो भौतिक माध्यम है, भौतिक माध्यम में क्या हो जाएंगे, राइट, किताबें हो जाएंगी, इमारतें हो जाएंगी, या जो भी वस्तुएं जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनके माध्यम से जो संस्कृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित होती है। राइट, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा संस्कृति में सामाजिक गुण होता है। राइट, अब अगर हम देखें तो इसको रिवर्स तरीके से समझिए। राइट, किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वह अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, जब उनके इंटरेस्ट एक समान होते हैं तो उनसे ही समाज निर्मित होता है, और समाज अपने क्रियान्वयन के लिए या समाज जिस तरीके से सोचता है, विचारता है, कार्य करता है, उन सभी सामाजिक तत्वों का जो अच्छा स्वरूप होता है उस स्वरूप को ही समग्र रूप से संस्कृति कहते हैं। राइट, इसीलिए संस्कृति में क्या होता है, सामाजिकता होती है, या फिर हम ये कहें कि संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं ही द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसीलिए जिस समाज में जैसी सामाजिक तत्व होंगे उसी तरीके से वहाँ की क्या होगी, संस्कृति होगी। राइट, इसके अलावा जो सामाजिक गुण है या फिर सामाजिक तत्व है उन सब का संस्कृति में क्या होता है, समावेश रहता है। राइट, जैसे भाषा, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, लोकाचार, रीति, विधि विधान आदि। राइट, और इन सब से स्पष्ट होता है कि जो संस्कृति है वो पूर्णतः सामाजिक अवधारणा होती है। और ये एक तरीके से देखें तो जो संस्कृति है वो किसी भी बालक को सामाजिक वयस्क के रूप में परिवर्तित करती है, तो वहीं जो वयस्क समाज जो होता है उसके जो बेहतर या आदर्शात्मक प्रतिमान होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, फिर संस्कृति में आदर्शात्मक गुण होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि समाज के विचारने की, सोचने की, राइट, और कार्य करने के जो सामाजिक तत्व होते हैं उन सामाजिक तत्वों के बेहतर या अच्छे प्रतिमानों के समग्र रूप को ही क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवहार होता है, सामाजिक प्रतिमान होते हैं एवं आदतें, राइट, इनमें जो आदर्श नियम है
उनका ही योग किस में रहता है, संस्कृति में रहता है। इसीलिए संस्कृति क्या होती है, आदर्श मूलक होती है और समाज के सदस्यों को संस्कृति के आदर्शात्मक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राइट। इसके साथ ही संस्कृति में अनुकूल करने का क्या होता है, गुण होता है। दरअसल संस्कृति के जो अभौतिक गुण है, अभौतिक गुणों के साथ साथ में जो भौतिक गुण होते हैं वो मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। राइट। इसीलिए जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बदलती हैं। राइट। उसी तरीके से संस्कृति भी अपने आप को परिवर्तित करती चली जाती है। राइट। इसके साथ ही जो विभिन्न भौगोलिक दशाएं होती हैं, राइट, या सामाजिक जो पर्यावरण होते हैं उनके अनुसार संस्कृति भी अपने आप को अनुकूलित करती है। राइट। अब हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की जो है क्या करती है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। राइट। हम यहाँ पर कहें कि जो संस्कृति है वो समाज के विचारों, क्रियाओं का ही क्या होती है, आदर्शों का या प्रतिमानों का समग्र रूप होती है। और संस्कृति की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हर एक जो इकाई है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए जो संस्कृति है वह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली होती है। इसके साथ ही अगली विशेषता क्या है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग होती है। प्रत्येक समाज की भौगोलिकता अलग हो सकती है। राइट। वहाँ का सामाजिक पर्यावरण अलग हो सकता है। राइट। वहाँ पर पाई जाने वाली जो भौतिक दशाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं और इस वजह से उस समाज के रहने का, विचारने का, कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके प्रतिमान अलग हो सकते हैं। फलस्वरूप वहाँ की संस्कृति भी क्या होगी, अलग होगी। अब हम संस्कृति के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संस्कृति के जो लक्षण है और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं लगभग क्या है, एक समान है। तो संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। संस्कृति का पहला लक्षण यह है कि संस्कृति क्या होती है, सीखा हुआ व्यवहार होती है। संस्कृति जैविक विरासत ना होकर क्या है, सामाजिक विरासत होती है और व्यक्ति समाज में रहते हुए ही संस्कृति को ग्रहण करता है, अर्थात संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार। दूसरा, संस्कृति हस्तांतरित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। राइट। संस्कृति में संस्कृति के जो लक्षण है वो आदर्श उन्मूलक होते हैं, क्योंकि समाज के संचालन के लिए जिन आदर्श प्रतिमानों का समग्र रूप होता है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। फिर संस्कृति तृष्टिदायिनी होती है, अर्थात संस्कृति जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, संस्कृति सभी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली होती है। फिर संतुष्टि में अनुकूलन का गुण होता है या अनुकूलन का लक्षण होता है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। राइट। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। यहाँ पर अधिवैयक्तिक से मतलब ये होता है कि संस्कृति का संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर, राइट, संस्कृति का संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर संपूर्ण समाज से होता है। तो यहाँ पर संस्कृति किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं होती है, बल्कि संस्कृति संपूर्ण समाज की क्या होती है, धरोहर होती है। वैसे ही संस्कृति अधिसावयवी होती है, अर्थात संस्कृति व्यक्ति के सोचने, कार्य करने, प्रेरणा देने का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एवं अगला हो जाएगा संस्कृति जो है भौतिक एवं अभौतिक होती है। राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संस्कृति भौतिक एवं अभौतिक होती है और यहाँ पर अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में छोटा सा अंतर होता है। राइट। भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं। राइट। जैसे हम कह सकते हैं कि महलों का निर्माण हो जाएगा, भवनों का निर्माण हो जाएगा। राइट। कृषि में या किसी भी व्यवसाय में जो जितने भी उपकरण होते हैं तो व्यवसाय में प्रयुक्त उपकरण हो जाएंगे। राइट। शिक्षा जिस माध्यम से होती है, राइट, फिर भवन हो जाएंगे, आवास हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे, ये सभी भौतिक संस्कृति का ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। और वहीं अभौतिक संस्कृति में क्या हो जाएंगी, रीति रिवाज हो जाएंगे,
परंपराएं हो जाएंगी, दर्शन हो जाएगी, विचारधाराएं हो जाएंगी। ये सभी अभौतिक संस्कृति के तत्व होते हैं। राइट। अब महत्वपूर्ण यहां पर हम ये देखेंगे, हाँ, तो संस्कृति से संबंधित जो है संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट। संस्कृति को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, संस्कृति की विशेषताएं। अब संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं इनको पढ़ेंगे, और यहाँ से हो सकता है कि संस्कृति से संबंधित जो अवधारणा है उससे 3 नंबर या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। इसीलिए जो जितनी भी कंसेप्ट्स हैं वो हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, संस्कृति क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या जिसको क्या कहते हैं, कल्चरल चेंज कहते हैं। राइट। अब मैंने यहां पर बताया है कि संस्कृति जो परिवर्तन है, संस्कृति परिवर्तन है, इस कंसेप्ट का प्रतिपादन यहां पर पिट्रेम सेरोकिन ने किया था। चूंकि हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जो भी अवधारणाएं हैं वो किसी समाज शास्त्री ने दी है, और अगर हम सक्षम हैं उनका नाम याद रखने में तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि एग्जाम्स में अच्छे से नंबर मिले। तो संस्कृति परिवर्तन की जो अवधारणा है वो उसका प्रतिपादन पिट्रेम सेरोकिन ने किया था, और उन्होंने बताया था कि संस्कृति परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, संस्कृति चक्र होता है। अगर हम देखें तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे ही भौतिक एवं अभौतिक या दोनों में या दोनों के किसी एक पक्ष में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति परिवर्तन कहते हैं। राइट। वहीं समनर ने इसके 3 कारण बताए। पहला तो क्या हो जाएगा कि संस्कृति जो है वो 100% हस्तांतरण जो है वो असंभव होती है। राइट। जैसे हम ये कहें कि प्राचीन समय में मनुष्य की जो थी आवश्यकताएं कुछ और थी, वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताएं कुछ और है, या हो सकता है कि भविष्य में हमारी आवश्यकताएं कुछ और होंगी। राइट। इसीलिए जब जो संस्कृति है समय में परिवर्तन के अनुसार हो सकता है संस्कृति के भौतिक पक्ष में, या हो सकता है अभौतिक पक्ष में, या हो सकता है दोनों के किसी के एकाध तत्व में परिवर्तन हो सकता है, तो संस्कृति का 100% हस्तांतरण तो कभी भी नहीं हो सकता है। राइट। जैसे जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नति करेगी, हमारी विचारधाराएं, हमारी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आएगा, फलस्वरूप किसी भी क्षेत्र विशेष की संस्कृति में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। राइट। चूंकि संस्कृति की बाह्य दशाएं या क्या होती हैं, जो भौतिक लक्षण है, बाह्य दशाएं या भौतिक लक्षण में जब परिवर्तन आता है, जैसे संचार के माध्यम परिवर्तित हो चुके हैं। राइट। जो वाहन है वो परिवर्तित हो चुके हैं, जो वर्तमान समय में काम किया जाता है वो बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है। राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, संस्कृति में परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे बाह्य दशाओं में परिवर्तन होगा उससे भी संस्कृति में परिवर्तन आएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, संस्कृति समय की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है, अर्थात अनुकूल के प्रयत्न से भी जो है वो संस्कृति क्या होती है, परिवर्तित होती है। राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति परिवर्तन में वे सभी परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, दर्शन हो, फैशन हो, कानून हो, तथा सामाजिक संगठन के रूपों में या सामाजिक संगठन के नियमों में होने वाले परिवर्तन। राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क से तात्पर्य है जब दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हो जाएगी, यूरोपियन संस्कृति जिसको पाश्चात्य संस्कृति भी कहते हैं। राइट। या फिर जो है यहाँ पर मुस्लिम संस्कृति हो जाएगी। तो जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और इन दोनों के संपर्क में आने के कारण ही संस्कृतिकरण होता है या फिर
पर संस्कृति ग्रहण होने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि जब दो संस्कृतियां आएंगी तो उससे एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर पड़ सकता है, या दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे के कुछ गुणों को क्या कर सकती हैं, स्वीकार कर सकती हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे भारत में मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और जब उन्होंने जब भारत में क्या किया, भारत पर शासन किया, तो वहाँ पर जो जब ग्रीक आक्रमणकारी थे तो हमारी सभ्यता पर जो है, हमारे जो है हेरिटेज पर ग्रीक भी मिलता है, और उसके बाद में जो मुस्लिम संस्कृति है उसका प्रभाव भी हमारे आर्किटेक्चर में, मूर्ति कला एवं स्थापत्य में मिलता है। इसीलिए जब हम मूर्ति एवं स्थापत्य कला पढ़ते हैं तो उस पर मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे या मुस्लिम जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी मिलता है, और फलस्वरूप हमारे भारत में कई मस्जिद, मीनारें हो जाएंगी, उनका निर्माण मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित है, और वहीं पर कई जो चर्च है, राइट, वहाँ पर ग्रीक एवं अन्य जो संस्कृति है उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और जब संस्कृतियाँ संपर्क में आती हैं तो उसी से ही संस्कृति का क्या होता है, विस्तार होता है, राइट। और वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि चूंकि जो वेशभूषा है, भारतीयों की वेशभूषा हो जाएगी, राइट, वो भी हम लोग अपना चुके हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में टाई और जो सूट हो जाएगा, वो यूरोपियन संस्कृति का ही क्या है, एक भाग है, जिसको हमने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, राइट। चलिए, अब हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति संक्रमण हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, पर संस्कृति ग्रहण हो जाएगा, राइट। और जो संस्कृति संक्रमण का विचार है वो हंस कोविट्स ने क्या किया था, दिया था। और इनके अनुसार जब दो अलग अलग संस्कृतियां आपस में क्या होती हैं, संपर्क में आती हैं, तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से प्रभावित होती है या उसके कुछ तत्वों को आत्मसात कर लेती है, और इसे ही संस्कृति संक्रमण या पर संस्कृति क्या कहा जाता है, ग्रहण कहा जाता है, राइट। वर्तमान समय में इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा जैसे पाश्चात्य वेशभूषा हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, और उन्होंने वहाँ पर वहाँ की जो पश्चिमी सभ्यता थी, राइट, पश्चिमी संस्कृति थी, उसका प्रचार प्रसार भारत में किया। यही कारण है कि भारत में जो है कोट पैंट पहनने वाले को जेंटलमैन समझा जाता है, सभ्य समझा जाता है, राइट। और इसका आप इससे समझिए, अगर हम देखें तो जो यूरोप है, राइट, यूरोप की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह उच्च अक्षांशों पर अवस्थित है, और उच्च अक्षांशों पर अवस्थित होने के कारण यूरोप में जो है शीत ऋतु या फिर बर्फबारी जो है वर्ष के 12 महीने होती रहती है। अर्थात यूरोप में अधिकांश समय ठंड की ऋतु होती है। इसीलिए यूरोपियंस अपने आप को बचाने के लिए, राइट, मोजे पहनते हैं, राइट, पूरे तरीके से गले को बंद कर लेते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। तो इसीलिए वो पहले शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर कोटी पहनेंगे, फिर कोट पहनेंगे, अंत में टाई लगा लेंगे, और ऊपर क्या लगा लेंगे, हैट लगा लेंगे, नीचे सॉक्स पहन लेंगे। और वो उनका क्या है, वेशभूषा है, उनका क्या है, पहनावा है। अच्छा, वो जब अंग्रेज भारत में आए तो जो कोट पैंट पहनते थे वो उनकी कल्चर का एक भाग था, राइट, और जिसको हमने स्वीकार कर लिया है। मैं तो हैरान होता हूँ कि भारत में जब भी शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है, अगर वो मई जून में भी होता है, तब भी लोग हैवी क्लॉथ्स को पहनते हैं, राइट, सूट बूट या बहुत हैवी कपड़ों को पहना जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो है जलवायु वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, राइट। अर्थात भारत में अधिकांश महीनों में क्या होती है, उष्णता होती है, और इसी उष्णता से बचने के लिए पुराने हमारे जो पूर्वज होते थे वो कम कपड़े पहनते थे, या ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे गर्मी कम लगे,
तो एक तरीके से भारत की वेशभूषा और पश्चिमी देशों की वेशभूषा उनकी संस्कृति या उनकी भौगोलिक दशाओं के कारण थी। लेकिन जैसे ही वो हमारे संपर्क में आए तो हमने उनकी वेशभूषा को स्वीकार कर लिया है। वैसे ही हमारी जो प्राचीन भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। हमारे रीति रिवाज, प्राचीन पुस्तकें, ग्रंथ, साहित्य सब संस्कृत में है, लेकिन हमने उनकी भाषा को भी स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को किसी संस्कारी के द्वारा अपना लिए जाते हैं तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, पर संस्कृति कह सकते हैं, या उसे ही क्या कहते हैं, संस्कृति संक्रमण कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर अंतर समझ में आ गया होगा। जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं और सामान्य या कुछ तत्वों का जब आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक संपर्क कहेंगे या कल्चरल कॉन्टेक्ट कहते हैं। राइट, परंतु जब एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति के बहुत सारे तत्व आ जाएं, जैसे वेशभूषा शामिल हो जाए, भाषा शामिल हो जाए, खान पान शामिल हो जाए, राइट, सोचने की जो सोचना, विचारधारा, सोचना और विचारने का भी जो तरीका है वो लगभग क्या हो जाए, उसी संस्कृति के समान हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण या संस्कृति संक्रमण कहते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति प्रसार हो जाएगा। राइट, ये भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। जब दो संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं तो एक संस्कृति के द्वारा, राइट, या जब दूसरी संस्कृति किसी एक संस्कृति के कुछ तत्वों का या कुछ घटकों को स्वीकार करती है, आत्मसात कर लेती है, राइट, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। या दोनों ही संस्कृतियां कुछ तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं तो उसे संस्कृति प्रसार कहा जाता है। राइट, जैसे बौद्ध धर्म है, वो दुनिया के, जैसे बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, उसकी शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन जो प्राचीन समय में जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया, तो उन देशों में भी जो है बौद्ध संस्कृति या भारतीय संस्कृति के प्रसार प्रमाण के या प्रसार के क्या है, तत्व मिलते हैं। राइट, तो यहाँ पर जब कुछ तत्व दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भी पाए जाते हैं तो उसको संस्कृति प्रसार कहेंगे। और जब एक संस्कृति के द्वारा दूसरी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को अपना लिया जाए या स्वीकार कर लिया जाए तो उसे संस्कृति संक्रमण कहते हैं या पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। राइट, अब हो जाएगा यहाँ पर प्रति संस्कृति या कॉन्ट्रा क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। राइट, अब जो प्रति संस्कृति है इसका उल्लेख जे मिल्टन ने किया था। और प्रति संस्कृति क्या होती है, देखिए, हर एक समाज की सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए समाज के कुछ प्रतिमान होते हैं और उसी समाज में कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनके प्रतिमान उस समाज के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, तो उस संस्कृति को क्या कहते हैं, प्रति संस्कृति कहते हैं। राइट, तो प्रति संस्कृति उन समूहों की संस्कृति को इंगित करती है जो किसी समाज के विद्यमान प्रतिमान है उनसे केवल भिन्न नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है। राइट, जैसे हमारी संस्कृति में चोरी करना पाप समझा जाता है, राइट, लेकिन हो सकता है कि हमारे देश में ही किसी क्षेत्र विशेष में जब किसी व्यक्ति के पास में ना तो भौगोलिक साधन हो ना ही आर्थिक साधन हो तो उनको अपना पेट भरने के लिए अगर वो चोरी करने के लिए विवश हो जाए और वो चोरी को ही अपना एक तरीके से पेट भरने का साधन समझने लगे तो उनके जो प्रतिमान होंगे वो प्रचलित प्रतिमानों से पूर्णतः क्या होंगे, भिन्न होंगे। और जो डाकुओं की, तो कह सकते हैं कि जो चोर हैं या डाकू हैं उनकी संस्कृति या उनके प्रतिमानों को ही क्या कहा जाता है, प्रति संस्कृति कहा जाता है। जैसे हिप्पी संस्कृति भी एक क्या है, प्रति संस्कृति है, जो कि अमेरिका पर कहीं पर रहते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर उदाहरण में हो जाएगा डाकुओं की जो हो जाएगी, या फिर जो लुटेरे हैं डाकू हो जाएंगे, लुटेरे हो जाएंगे, हत्यारे हो जाएंगे। राइट, कुल मिलाकर
हमारी संस्कृति में जिनको उपयुक्त स्थान नहीं है, उन लोगों की, डाकुओं की, लुटेरों की, हत्यारों की, उनके जो प्रतिमान होते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, उसको ही प्रति या कंट्रा कल्चर कहा जाता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो जाएगा, राइट। अब देखिए, जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है और इसको विदम एवं एम.जे. ओपलर ने इसको दिया था। और इसके अनुसार जब दो संस्कृतियां, राइट, जब दो संस्कृतियों में जो तत्व समान रूप से पाए जाते हैं या जिन कार्यों को या जिन परंपराओं को समान रूप से किया जाता है और दोनों ही संस्कृतियां, राइट, उन प्रतिमानों को या उन परंपराओं को अपने अपने अनुसार करती हैं और सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, तो उसे ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी कहा जाता है, राइट। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में नमस्ते किया जाता है और ब्रिटेन में हाथ मिलाया जाता है या टोपी उतारी जाती है, तो जब एक भारतीय संस्कृति का और एक जो है ब्रिटिश संस्कृति का व्यक्ति मिलेगा, तो अगर भारत का व्यक्ति जो है प्रणाम कर रहा है और सामने वाला हाथ बढ़ाने को बोलता है और दोनों ही तरीके से अगर दोनों ही माध्यम से अभिवादन करते हैं, तो वो जो होगा वो क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद को हम अभिवादन के उदाहरण स्वरूप भी क्या कर सकते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थात सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह अवधारणा है जिसमें किसी समान, राइट, समान परंपरा हो सकती है, राइट, परंपरा, समान परंपरा हो जाएंगे, समान क्या हो जाएंगे, रीति रिवाज हो जाएंगे, राइट, या समान क्या हो जाएंगे, आयाम हो जाएंगे। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद से तात्पर्य उस अवधारणा से है जिसमें समान परंपराओं, समान रीति रिवाजों या समान तत्वों को दो अलग अलग संस्कृतियों के द्वारा किया जाता है और उसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, अभिवादन हो जाएगा या विवाह हो जाएगा। जब आप किसी दूसरे धर्म या दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से विवाह करते हैं, तो अगर आप दोनों ही पद्धति से विवाह कर लें, जैसे हिंदू एवं मुस्लिम विवाह करते हैं, तो वो पहले 7 फेरे भी ले लें और उसके बाद में निकाह भी पढ़ लें, तो यही क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी होगा। वैसे ही अभिवादन हो जाएगा, भारतीय हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी हाथ मिलाते हैं, राइट, जापान में शरीर को झुकाया जाता है, राइट, और अफ्रीकन जो समाई जाती है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, थूक देते हैं, राइट। और जब हम इन सांस्कृतिक व्यक्तियों से मिलेंगे और दोनों तरीके से जब अभिवादन करेंगे और दोनों सहर्ष इसको स्वीकार भी कर लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबन हो जाएगा और सांस्कृतिक क्या हो जाएगा, पिछड़ापन हो जाएगा, राइट। सांस्कृतिक विलंबन एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है वो अमेरिकी समाजशास्त्री आर्गवन उन्होंने ही सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन के सिद्धांत को अपनाया है, राइट। और उन्होंने एक किताब लिखी थी सोशल चेंज, और इस सोशल चेंज में ही जो है सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़ापन के बारे में उन्होंने बताया है। तो आर्गवन के अनुसार किसी भी संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिक पक्ष और दूसरा होता है अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में जो आवासीय हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे, राइट, बर्तन हो जाएंगी, पुस्तकें हो जाएंगी, फर्नीचर हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। और वहीं जो अभौतिक पक्ष है उसमें कला, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विश्वास, साहित्य, विचारधारा, ये सभी सम्मिलित होती हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भौतिक तत्व हैं उनको तो क्या करता है, बदल लेता है, राइट। ये भौतिक तत्व जैसे वस्त्र है या परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, उनमें तो परिवर्तन हो जाता है, परंतु जो अभौतिक तत्व है, राइट, अभौतिक तत्व है वो एक तरीके से उन पर निर्भर हो जाते हैं, या अभौतिक तत्वों में परिवर्तन मंद गति से होता है, या फिर क्या होता है, अभौतिक तत्वों में जो परिवर्तन है वो होता ही
नहीं है। और इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक क्या कहा जाता है? पिछड़ापन कहा जाता है। राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना एवं अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है। राइट। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दिया जाता है कि आपने नई गाड़ी खरीदी, राइट, और नई गाड़ी खरीदी में जब कोई व्यक्ति जो है वो पैर पड़ के जो है उसको चढ़ता है, राइट, या उसको पहली बार चढ़ाता है, तो कुछ व्यक्तियों के अनुसार ये क्या है? सांस्कृतिक क्या है? विलंबन है। तो यहाँ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है और आप अभी भी वही पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं या वही पुरानी विचारधारा है। तो सीधी सी बात है, जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाए और जो अभौतिक संस्कृति है वह पीछे रह जाए तो उसको ही सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबन कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक पक्ष हो जाएंगे। अब संस्कृति के जो पक्ष हैं, राइट, वो संस्कृति के दो पक्ष हैं। राइट। तो संस्कृति को कई जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने संस्कृति के दो पक्ष बताए हैं। राइट। जैसे कलकहान द्वारा जो संस्कृति है उसके एक पक्ष को व्यक्त पक्ष बताया है तो दूसरे पक्ष को अव्यक्त पक्ष बताया है। राइट। और इसी को क्रोबर ने कहा है कि जो क्रोबर के अनुसार भी संस्कृति इन्हीं दोनों से मिलकर बनी होती है और क्रोबर ने संस्कृति के एक पक्ष को इडास कहा है और तो दूसरे पक्ष को इथास कहा है। राइट। तो कलकहान ने संस्कृति के दो पक्ष, एक व्यक्त पक्ष और दूसरा अव्यक्त पक्ष हो जाएगा। तो वहीं क्रोबर ने क्या बताए हैं? एक पक्ष को इडास कहा है और दूसरे पक्ष को क्या कहा है? इथास कहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? संस्कृति का एक जो पक्ष होता है, राइट, उसका केवल और केवल औपचारिक एवं बाह्य रूप से प्रकट होता है। तो एक पक्ष औपचारिक होता है एवं बाह्य रूप से प्रकट होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? ईडोस कहा जाता है। और जो दूसरा पक्ष होता है उसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं, लय या उसकी अभिरुचियों को क्या करता है? प्रभावित एवं क्या करता है? निर्धारित करता है। राइट। जिसको क्या कहा जाता है? इथॉस। तो एक पक्ष तो क्या होता है? औपचारिक एवं बाह्य रूप को प्रकट करता है और जबकि जो दूसरा पक्ष होता है वह है प्रारंभिक पक्ष के या जो प्रारंभिक एक पक्ष है उसके गुणों, मान्यताओं, लय या उसकी अभिरुचियों को प्रभावित एवं निर्धारित करता है, उसे क्या कहा जाता है? इथॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति का जो औपचारिक एवं बाह्य पक्ष है उसमें क्या आ जाएगा? जाति हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था हो जाएगा, ग्राम पंचायत व्यवस्था हो जाएगी, संयुक्त परिवार प्रथा हो जाएगी। तो ये क्या है? इडोस के उदाहरण है और इनको जो है प्रभावित करने वाले पक्ष हैं उसमें क्या आ जाएगा? अध्यात्मवाद आ जाएगा। राइट। अगला संस्कृति संरूपण हो जाएगा या संस्कृति संरूपण हो जाएगा। तो संस्कृति संरूपण एक ऐसी संकल्पना होती है जिसमें किसी भी संस्कृति में जो न्यूनतम समानताएं हैं उनको इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। राइट। यह संस्कृति जो संरूपण होता है वो न्यूनतम समानताओं पर आधारित होता है जिसे उस संस्कृति के अधिकांश व्यवहारों का क्या माना जाता है? प्रेरक माना जाता है। और इसका जो खोज है या एक तरीके से जो माइग्रेंट मीड है उन्होंने अमेरिका की जो दो जातियां थी सामोवा एवं पॉलिनेशियन, इन पर अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला था कि जैसी संस्कृति होती है वैसे ही क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो जैसी संस्कृति होती है वैसा ही व्यक्तित्व होता है, इसे ही संस्कृति संरूपण कहा जाता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत हो जाएगा। अगर आप देखें तो जो गुजराती संस्कृति है तो गुजराती संस्कृति जो है वो व्यवसाय के लिए कुशल मानी जाती है। थोड़ा और आप बढ़ेंगे राजस्थान, राइट, राजपूताना संस्कृति, वीरता आपको मिलेगी। फिर ऊपर और जाएंगे तो पंजाब एवं हरियाणा की संस्कृति में वहाँ पर जो है संगीत है या खेलकूद है
उसकी व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है, राइट। यही कारण कि हम कह सकते हैं कि गुजरात से अधिकांश व्यापारी होते हैं, राइट, और पंजाब हरियाणा से एथलीट या जो है संगीतकार है, उनके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। अगला स्व संस्कृति केंद्रिता हो जाएगी। तो स्व संस्कृति केंद्रिता का तात्पर्य क्या है कि देखिए, जब वह अवधारणा जिसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद की भावना का क्या होता है, अभाव होता है, राइट। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में मैंने बताया था कि जब समान रीति रिवाजों को, परंपराओं को दोनों संस्कृतियां अपने अपने तरीके से परफॉर्म करती हैं और उसको स्वीकार भी कर लेती हैं, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है। और जब सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अभाव होता है एवं दोनों संस्कृतियों में से एक संस्कृति या एक समाज के व्यक्ति की कहे कि हमारी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, तो जब एक संस्कृति के द्वारा एक दूसरी संस्कृति से उसे उच्च समझा जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्व संस्कृति केंद्रीयता भी कहते हैं, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति विसरण। संस्कृति विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत संस्कृति एक समूह से फैलकर दूसरे समूह तक, एक क्षेत्र से फैलकर दूसरे क्षेत्रों तक क्या होती है, फैलती जाती है। अर्थात अगर हम देखें तो दुनिया की जितनी भी जो संस्कृति क्या है, समानताएं पाई जाती हैं, चाहे वो विवाह की समानताएं हो, राइट, या फिर किसी विवाह की समानताएं, शिक्षा की समानता या अन्य किसी परंपरा की समानता होती है, तो सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या करने के लिए हम विसरण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कि भाई अगर जैसे हमने कहा कि कोई परंपरा भारतीय संस्कृति में भी है और यूरोपियन संस्कृति में भी है, और अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन है तो उस जो संबंध है या समानताओं को व्याख्या करने के लिए हम जो है सांस्कृतिक विसरण को अध्ययन करते हैं। अब अगला हो जाएगा सजाति केंद्रवाद हो जाएगा एवं निर्जाति केंद्रवाद हो जाएगा, राइट। तो जब दो संस्कृतियों के बीच में सांस्कृतिक सापेक्षता का अभाव होता है एवं जब एक संस्कृति अपने आप को सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ समझती है तो उसे ही संजाति क्या कहा जाता है, केंद्रवाद कहा जाता है। और जब वही संजातीय समूह अपने मानदंडों के अनुसार किसी दूसरी जातीय समूह को हीन भावना से या हे दृष्टि से देखता है तो उसे निर्जाति केंद्रवाद कहा जाता है, राइट। और इस तरीके से देखें तो इसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत की क्या होती है, उपेक्षा होती है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप बिहार क्षेत्र में जाएं, राइट, तो बिहारी जो है वो एक बहुत ही क्या होती है, मीठी भाषा होती है। वहाँ पर जो है आप आइए, आप खाइए, आप बोलिए, इस भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, राइट। तो जितने भी बड़े बूढ़े हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनके लिए आप, राइट। और अगर हम पंजाब की तरफ देखें या हरियाणा की तरफ देखें तो वहाँ की भाषा ऐसी होती है कि वहाँ पर तू का प्रयोग किया जाता है, राइट। माँ तू कहाँ जा रही है, राइट, बापू तू क्या कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर तू का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर आपका। अब अगर आप सोचिए पंजाब का कोई व्यक्ति अपने आप से, जैसे बिहार का कोई व्यक्ति कहे कि ये जो हरियाणा की भाषा शैली है ये ठीक नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत है, हम बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, राइट, और यहाँ पर अपने माता पिता या बड़े बूढ़ों से तू करके बात किया जाता है, बापू तू क्या कर रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, निर्जाति केंद्रवाद कहलाएगा, क्योंकि दोनों में ही जो है बिहारी संस्कृति है या यहाँ पर जो भाषा शैली है वो उस संस्कृति के अनुकूल है और यहाँ पर भी जो भाषा है वो उस संस्कृति के अनुकूल है। दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अंतर केवल संस्कृति का है। तो जब हम बिहारी भाषा के प्रतिमानों के आधार पर इसकी तुलना करेंगे तो सीधी सी बात है, जब हम इसको हीन भावना से देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये निर्जाति केंद्रवाद कहलाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर हमने जो है इतने लगभग 12 संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ा समझा, और यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपसे बनना चाहिए। अब सबसे आखिरी में हम पढ़ते हैं
मानव जीवन में संस्कृति का महत्व क्या होता है। राइट, तो मानव जीवन में संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राइट, किसी भी व्यक्ति में जो जैविक गुण होते हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जैविक गुण उसे अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, परंतु उसे जो सामाजिक गुण है वो संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। और ये जो सामाजिक गुण है उनमें परंपराएं हो जाएंगी, विश्वास हो जाएंगे, जीवन की शैली हो जाएगी, आध्यात्मिकता हो जाएगी एवं भौतिकवाद है। राइट, ये जो है ये उसे किससे प्राप्त होते हैं, संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। तो सभी सामाजिक जो गुण हैं वो उसे संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जो संस्कृति है वो सामाजिकता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी चीज, संस्कृति जीवन का अर्थ, राइट, जीवन जीने की तरीका सिखाती है। और जो व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंधित होता है वह उस संस्कृति के जो मूल्य हैं, वहाँ की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, सोचने विचारने की जो विचारधारा है, सोचने की क्षमता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। अर्थात जीवन जीने का जो तरीका है वह संस्कृति ही क्या करती है, डेवलप करती है। राइट, फिर तीसरा जो पॉइंट है अगर हम देखें तो मानव ही संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव को क्या करती है, मानव बनाती है। अर्थात अगर हम समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो जो संस्कृति है वो किसी भी समाज की सबसे अमूल्य संपदा है या सबसे बड़ी क्या होती है, संपत्ति होती है। जैसे भारत की संस्कृति अनेकता में एकता, भारत की संस्कृति सहिष्णु है। यही कारण है कि भारत में सैन्य तख्तापलट या जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वहीं हम ताज़ा उदाहरण ले लेते हैं अफगानिस्तान का, वहाँ की जो संस्कृति है उनमें ये मूल्य ना के बराबर हैं, इसीलिए कई देशों में सैन्य तख्तापलट होता रहता है तो वहाँ पर हिंसक गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं, लड़ाई दंगे अवसाद भी होते रहते हैं। राइट, क्योंकि वो कल्चर में, उनके कल्चर में अडैप्टिविटी नहीं होती है। राइट, तो यहाँ पर जो है मानव संस्कृति जो है, संस्कृति जो है वो मानव की या किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। राइट, इसके साथ ही जो संस्कृति है वो मानव को तथा मानव समाज को और मानव विकास को विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए सभ्य और प्रगतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्योंकि जो संस्कृति होती है वो समाज के आदर्शात्मक जो आदर्शात्मक जो प्रतिमान होते हैं उनका ही समग्र रूप क्या होती है, संस्कृति। इसीलिए संस्कृति समाज को प्रगतिशील भी बनाती है। राइट, संस्कृति के रूप में ही जो है मानव अनेक विचारों, व्यवहार के तरीकों, आविष्कार द्वारा एक अभूतपूर्व जो है वो कुशलता प्राप्त करता है और मानव ने कुशलता भी प्राप्त की है। और संस्कृति के माध्यम से ही मानव परस्पर संप्रेषण, विचार और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्ति और ज्ञान को भी क्या करते हैं, विकसित करते हैं। राइट, जब हम दूसरी संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके तरीकों को समझते हैं, राइट, उनके जो आविष्कार हैं, राइट, उनको स्वीकार करते हैं, तो उससे ही जीवन के विचार हैं या जीवन के विषय हैं उनमें भी क्या होती है, वृद्धि आती है। और सबसे आखिरी चीज जो है, संस्कृति ही व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है, उसे नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता और शांति का जो है पाठ पढ़ाती है। तो ये संस्कृति का हमने यहाँ पर महत्व को समझा। राइट, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।